नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल एडू किरण में। और आर्थिक दृष्टि के तहत हम लोग भारतीय कृषि के बारे में पढ़ रहे थे और भारतीय कृषि के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा किए थे। उसी के क्रम में आज हम लोग पढ़ेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है हरित क्रांति अर्थात ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि ये हरित क्रांति या ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हरित क्रांति शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था वो विलियम गॉड ने किया था। विलियम गॉड ने किया था और किस संदर्भ में किया था? गेहूं के उत्पादन के संदर्भ में। ठीक है, विलियम गॉड द्वारा सर्वप्रथम हरित क्रांति शब्द का प्रयोग गेहूं उत्पादन के संदर्भ में किया गया था। ठीक है, इसके बाद है 1960 के दशक में एक वैज्ञानिक आए, कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, इन्हीं के नेतृत्व में जापानी बौने गेहूं के संकर किस्म का परीक्षण किया गया। संकर का मतलब क्या होता है? संकर का मतलब होता है हाइब्रिड। ठीक है, आप लोग नाम सुने होंगे, ये संकर को हाइब्रिड बोलते हैं। ठीक है, हाइब्रिड। तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग के नेतृत्व में सबसे पहले जापानी बौने गेहूं के पौधे का संकर किस्म तैयार किया गया। ठीक है, और इन्हीं बीजों को नाम दिया गया HYBS। HYBS ध्यान रखेंगे, HYBS का फुल फॉर्म है हाई एल्डिंग वेराइटी सीड्स। क्या है? हाई एल्डिंग वेराइटी सीड्स। ठीक है, ये उन्हीं संकर किस्म के जो बीज थे उन्हीं को कहा गया HYBS। ठीक है, विभिन्न प्रकार के संकर प्रजातियों को मिलाकर HYBS सीड्स का निर्माण किया गया। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने सर्वप्रथम HYBS बीजों का परीक्षण किया था, इसीलिए डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को ही हरित क्रांति का पिता कहा जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, इसके बाद है HYBS अर्थात ये हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स जो है, इससे क्या होता था? प्रोडक्शन धीरे धीरे बढ़ने लगा। ठीक है, तो प्रोडक्शन बढ़ने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ती थी? प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमें अधिक उर्वरक एवं अधिक जल की आवश्यकता होती थी। ठीक है, HYBS बीजों का जब हम लोग प्रयोग करना शुरू किए तो उसमें अधिक उर्वरक तथा अधिक जल की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, भारत एवं पाकिस्तान में सर्वप्रथम HYBS बीजों का प्रयोग किया गया, यानी जो हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स जो थे उनका सर्वप्रथम प्रयोग किया गया भारत में और तत्पश्चात पाकिस्तान में। ठीक है, भारत में इस कार्य का प्रभारी MS स्वामीनाथन को बनाया गया। ठीक है, डॉक्टर MS स्वामीनाथन एक भारतीय कृषि वैज्ञानिक थे। उस समय MS स्वामीनाथन को ही मतलब इस हरित क्रांति का भारत में इंचार्ज बनाया गया। ठीक है, भारत में इंचार्ज बनाया गया और उस समय इंदिरा गांधी हमारी PM थी और उस समय के वर्तमान कृषि मंत्री थे C सुब्रमण्यम। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। भारत 60 के दशक में काफी खाद्यान्न संकटों से गुजर रहा था, साथ ही साथ चाइना और पाकिस्तान से युद्ध हो चुका था, तो भारत के सामने खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो गई थी। ठीक है, तो भारत हरित क्रांति पर ज्यादा बल देने का प्रयास किया और इसी क्रम में MS स्वामीनाथन को सारा कार्यभार सौंपा गया कि आप भारत में हरित क्रांति को बढ़ाइए। ठीक है, और उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। ठीक है, हरित क्रांति के जो प्रारंभिक परीक्षण हुए यानी कि जो बीजों का प्रयोग हुआ, आप लोग एक नाम सुने होंगे पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय, ये उत्तराखंड में है। यहीं पर जितने भी शुरुआती परीक्षण किए गए हरित क्रांति से संबंधित इसी विश्वविद्यालय में किया गया।
ठीक है, उस समय ये उत्तर प्रदेश में हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में उत्तराखंड में है, पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, इसके बीज आज भी बहुत प्रसिद्ध है। ग्रामीण क्षेत्रों में आप लोग जाएंगे या फिर एग्रीकल्चर से बिलोंग करते हैं तो आप लोग पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय का नाम जरूर सुने होंगे। ठीक है, इसके बाद हरित क्रांति से सर्वाधिक लाभ गेहूं सहित 5 फसलों को हुआ। ठीक है, गेहूं को और उसके साथ साथ 5 फसलों को सर्वाधिक लाभ हुआ। वो 5 फसल कौन कौन सी थी? एक तो गेहूं हो गई और साथ में धान, मक्का, ज्वार और बाजरा। ठीक है, गेहूं का जो उत्पादन था वो 7 गुना बढ़ा। गेहूं का जो उत्पादन था वो 7 गुना बढ़ा, परंतु इसके कुछ दुष्प्रभाव भी रहे। हम लोग गेहूं के तो उत्पादन बढ़ा लिए, लेकिन दाल और मोटे अनाज का जो उत्पादन था, जो कुल उत्पादन था, वो पहले की तुलना में घट गया। ठीक है, मतलब हम लोग एक तरफ इंक्रीज हुए तो दूसरी तरफ अन्य चीजों के प्रोडक्शन डिक्रीज हो गई। ठीक है, 1970 में डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति के योगदानों को लेकर शांति का नोबेल दिया गया। आप लोग जानते हैं नोबेल पुरस्कार जो है कृषि के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, इसीलिए नॉर्मन बोरलॉग को शांति का नोबेल दिया गया 1970 में। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे, कृषि का नोबेल नहीं होता है। कई बार प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल दिया गया, तो इसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। हम लोग कृषि में लगा देते हैं, जबकि कृषि में नोबेल नहीं दिया जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को पूरे भारत में हरित क्रांति का पिता माना जाता है, पूरे विश्व में हरित क्रांति का पिता माना जाता है, जबकि भारत में हरित क्रांति का पिता माना जाता है MS स्वामीनाथन को। इस बात को ध्यान रखेंगे, बड़ा कंफ्यूजन होता है। वर्ल्ड ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करेंगे तो इसके फादर है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, लेकिन इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें तो MS स्वामीनाथन को इसका जनक माना जाता है। ठीक है, हरित क्रांति के सकारात्मक एवं नकारात्मक पक्ष, कोई भी चीज होती है तो इसके 2 पहलू होते हैं, ये आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो इसी में हरित क्रांति के भी कुछ सकारात्मक पहलू रहे और कुछ नकारात्मक पहलू भी रहे। तो आइए हम लोग सकारात्मक पक्षों की बात करते हैं। सबसे पहले खाद्यान्न उत्पादन में हम लोग आत्मनिर्भर हो गए। अभी हमने आपको बताया कि 60 के दशक में भारत में खाद्यान्न संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। ठीक है, और हरित क्रांति जैसे ही सक्सेस हुआ तो हम लोग खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बने और साथ ही साथ कई ऐसे फसलों का हम लोग निर्यात भी करने लगे। मतलब उसकी अधिक मात्रा में प्रोडक्शन होने के कारण हम लोग निर्यात भी करने लगे। ठीक है, छोटे किसान जो थे वो भी जीविकोपार्जन में सक्षम हुए। भाई खाद्यान्न का प्रोडक्शन बढ़ा, ठीक है, और छोटे छोटे जो किसान थे उनको भी धीरे धीरे लाभ होना शुरू हुआ। कृषि का आधुनिकीकरण किया गया, ट्रैक्टर, साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के हल, विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्रों का विकास किया गया। ठीक है, साथ ही साथ सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया गया। आपको पता है भाई हरित क्रांति में सबसे ज्यादा जल और दूसरा उर्वरक का प्रयोग किया गया, इसलिए हम सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किए। ठीक है, अब इसके कुछ नकारात्मक पहलू भी थे। नकारात्मक पहलू क्या था? इसमें अधिक से अधिक जल और ज्यादा उर्वरकों का प्रयोग किया गया। तो ये आपको पता है, यदि किसी भूमि में हम ज्यादा उर्वरक का प्रयोग करेंगे तो धीरे धीरे उसकी जो उर्वरा शक्ति है वो धीरे धीरे कमजोर होती चली जाती है। ठीक है, और साथ ही साथ ये हुआ कुछ विशिष्ट क्षेत्र ही इससे लाभान्वित हुए। पूरे भारत में ये सक्सेस नहीं हो पाया, कुछ विशिष्ट क्षेत्र ही इससे लाभान्वित हुए, जैसे पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश आदि। ठीक है, इसके अलावा जो फसलों की विविधता होती थी उस पर प्रभाव पड़ा। हम एक साथ कई फसलों को बोते थे, विविध प्रकार की फसलों को बोते थे, लेकिन हरित क्रांति आने के बाद फसलों की जो विविधता थी वो प्रभावित हुई। इसके बाद नहरों की सिंचाई से भूमि में रेत की मात्रा बढ़ने लगी। आपको पता है जब भूमि रेतीली होने लगेगी तो उसकी जो उर्वरा शक्ति है वो धीरे धीरे कमजोर होने लगेगी।
ठीक है, तो ये हमारा हरित क्रांति था। और इसी के साथ एक दूसरा पहलू आता है द्वितीय हरित क्रांति। तो द्वितीय हरित क्रांति के बारे में हम लोग देखते हैं आज, चलिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे द्वितीय हरित क्रांति के बारे में। ठीक है, इसे सतत हरित क्रांति भी बोलते हैं और द्वितीय हरित क्रांति भी बोलते हैं। ठीक है, तो द्वितीय हरित क्रांति की आवश्यकता क्यों पड़ी? अभी इसके पहले हम लोग प्रथम हरित क्रांति पढ़ रहे थे, तो उसमें विभिन्न प्रकार के नकारात्मक पहलू थे। उर्वरकों का ज्यादा प्रयोग, और उर्वरकों के ज्यादा प्रयोग की वजह से भूमि की जो उर्वरा शक्ति थी वो धीरे धीरे कमजोर हो रही थी। ठीक है, साथ ही साथ पर्यावरण की दृष्टि से इन सारी चीजों को देखते हुए 2006 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा विज्ञान कांग्रेस में द्वितीय हरित क्रांति की घोषणा की गई। ठीक है, तो द्वितीय हरित क्रांति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हरित क्रांति के नकारात्मक पहलुओं और कृषि क्षेत्र की अस्थिरता और पर्यावरण के हितों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2006 में विज्ञान कांग्रेस में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने द्वितीय हरित क्रांति का आह्वान किया। ठीक है, और एमएस स्वामीनाथन ने इसी द्वितीय हरित क्रांति को सतत क्रांति का नाम दिया गया था। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसके बाद है द्वितीय हरित क्रांति। द्वितीय हरित क्रांति में जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी और आनुवांशिक इंजीनियरिंग यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा अधिक उत्पादकता पर बल दिया गया। ठीक है, अधिक उत्पादकता पर बल दिया गया और जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। ठीक, इस बात को ध्यान देंगे। रासायनिक तत्वों के प्रयोग न हो, इस पर विशेष ध्यान दिया गया, क्योंकि हम लोग इसके पहले पढ़े प्रथम हरित क्रांति में रासायनिक तत्वों का ज्यादा प्रयोग किया गया, और इसके लिए हम लोग क्या किए कि द्वितीय हरित क्रांति में इस बात पर बल दिया गया कि हम लोग कम से कम रासायनिक तत्वों का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ड्रिप सिंचाई तथा स्प्रिंकलर सिंचाई पर जोर दिया गया। खेतों में लगा होता है ड्रिप सिंचाई, जिसको टपक सिंचाई के भी नाम से जानते हैं। मशीन लगी होती है और सीमित मात्रा में जितना पौधे को आवश्यकता होता है उतना ही जल उसमें से निकलता है। ठीक है, तो ये जल की बचत के लिए ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर सिंचाई जैसी जो व्यवस्थाएं थी उस पर जोर दिया गया। ठीक है, इसके अतिरिक्त वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम लाया गया। ये वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम क्या था? जहां बंजर भूमि थी वहां पर छोटे छोटे तालाब, जल को संग्रहण कर, वर्षा जल का संचय कर बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाया जाने का प्रयास किया गया। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट प्रथम हरित क्रांति जो था वो उत्पादन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था, जबकि द्वितीय हरित क्रांति जो था वो आय वृद्धि पर आधारित था। ठीक है, किसानों की आय में कैसे वृद्धि की जाए इस बात पर जोर दिया गया। ठीक है, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और निरंतर ऐसे ही वीडियो आती रहेगी। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।